हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज हम आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया क्या है, वही पुराना टॉपिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट था, सर्किट पार्ट था, वो हम देख चुके हैं। बट उसका जो स्टार्टिंग पार्ट था, जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है कि टॉपिक से वो क्वेश्चंस निकालना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमारा मेन एम है एग्जाम को अच्छे से करके आना। ना कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ये पीक टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इस पीक टाइम में हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है। तो उसके लिए एक इजी वे है, एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में मतलब आप 50 से 60 मिनट में एक टॉपिक को कवर कर सकते हो, और 110% इस टॉपिक में जितना डिस्कस होगा वो आएगा। सो नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का ये नेम है। ये टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और जितना भी पोर्शन है इसमें आपका कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा, कम से कम टाइम में आ जाएगा, और सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट से। फ्रॉम वेयर करंट वी नो I इज इक्वल टू Q बाय T। ओके, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q बाय T, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। ओके, अब देखिए होगा क्या, जितने भी डेरिवेशंस है, जैसे कि आप फॉर्मूले क्या होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये जब फॉर्मूले कंबाइन किए जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि किसमें कौन सा टर्म आता है और कहाँ पे कौन सा टर्म नहीं आता है। तो 2-3 तरीके के फॉर्मूले बन जाते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हम एक चेन बनाकर चलेंगे और सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे इन इजी वे और उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट आया करंट। करंट इज इक्वल टू Q बाय T, चार्ज अपॉन टाइम। ये डेफिनेशन हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज करंट। करंट इज द टाइम रेट ऑफ चार्ज, मीन्स इन यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करता है वो क्या है, करंट है। I इज इक्वल टू Q बाई T, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, हम सब जानते हैं। इतनी फंडामेंटल बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि इतना आप करके आए हो। ये जो लेक्चर है ये फॉर रिवीजन पर्पज है। ओके, सो I इज इक्वल टू Q बाई T, चार्ज एंड अपॉन टाइम, इसकी यूनिट एम्पियर A। ओके, आप इसकी डायमेंशन भी लिख लोगे। ओके, एम्पियर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी डायमेंशन A होती है। ओके, सो I आ गया एक टर्म करंट, जिसको हम लिखेंगे करंट I। फिर आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये क्या होता है, इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको J से रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिफाइन कैसे किया जाता है, करंट डेंसिटी इज J इज रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर हम ड्रॉ कर लें, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है। इसका ये जो एरिया है, इससे कितना करंट पास हो रहा है, कितना करंट इस क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो करंट डेंसिटी है। सो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन क्या हो जाएगी, AL-2। अब देखो पैरेलल लेके चलना है, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, AL-2 इसकी डायमेंशन हो गई। ओके, करंट डेंसिटी हो गया। वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। करंट डेंसिटी हो गया। फिर क्या नेक्स्ट आया रिलेशन जिसमें हमें निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसको समझेंगे कैसे, जैसे करंट फ्लो की बात आती है तो हम किस में जाते हैं, कंडक्टर पे जाते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट वो कंडक्टर ही होते हैं। और करंट क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे कि ये कंडक्टर लिया हमने, ये फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, इट इज द कंडक्टर, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं दीज, ये मूव कर रहे होंगे, ओके। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे इसमें। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, बट इसको, ये जो मोशन है, जब तक बैटरी नहीं लगी थी, जब तक बैटरी नहीं लगी थी, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एनर्जी देंगे तो इनका मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडम डायरेक्शन में रैंडमली मोशन करेंगे। बट जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, इनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी, जो फिर इस पे एक एक्सेलरेशन कूलॉम फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज ई लो तो कितना फोर्स लग रहा हो, ई लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। ये फोर्स क्या करेंगे, चार्ज का मास होगा तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी देखना ये यूज होगा, हम जानते हैं बाय न्यूटन्स लॉ F बाई एम होता है, तो ये ई बाय एम हो गया। ये एक्सेलरेशन जो है ये फॉर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगा, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होगा। तो इसका इफेक्ट सिर्फ इतना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट इतना होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे। सो इसमें एक्सेलरेशन ए है तो एक वेलोसिटी आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये होगा क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है, जब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो ये जो इनका रैंडम मोशन था ये एक डायरेक्शन में हो जाएगा। आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव कर रहा है, तो ये ड्रिफ्टिंग होगी। बट चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, ऐसा होता है। बट इस केस में ये जा रहा है, इस वजह से ड्रिफ्टिंग होगी और एक डायरेक्शन में आ गए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अलाइन हो गए, तो जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो यहां जाने से पहले हम दो टर्म समझेंगे। एक टर्म समझेंगे मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये दो वर्ड समझेंगे। मीन फ्री पाथ जो होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, रैंडम मोशन कर रहा था, ठीक है, इस फिगर में ही समझते हैं इसको कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मूव करके इधर गया, इससे कोलाइड किया, फिर स्ट्राइक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड हो गया। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज दो कोलिजन हुए, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, इसके साथ कोलिजन हुआ, तो ये जो एवरेज डिस्टेंस आएगी, ठीक है, मीन फ्री पाथ इज एवरेज। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस वेरी शॉर्ट्स में पूछी जाती है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके। मतलब जैसे दो कोलिजन हुए, सक्सेसिव मीन्स पहले इससे हुआ फिर इससे हुआ, ठीक है। सो ये जो एवरेज डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे इसको मीन फ्री पाथ कहेंगे। और ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए हैं इसके बीच में जो टाइम रहा, जितना मूव किया है, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। ये एवरेज टाइम होता है, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो समझ गए मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके। सो
अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? इसको ऐसे आते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब तक आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था कंडक्टर को फ्री रखा था, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े थे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े थे, कोई मोशन नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। बट जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई कि नहीं जनरेट हुई? उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, उससे एक फोर्स जनरेट हुआ, फोर्स आया तो एक्सेलरेशन आया। क्या आया? एक्सेलरेशन आया। ओके, एक्सेलरेशन वो ये है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब एक वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये जो टाइम लेना है, हमें कौन सा टाइम लेना है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। टू कोलिजन के बीच, टू सक्सेसिव कोलिजन लेने मतलब लगातार जो टक्कर हुई है, ठीक है। सो v फाइनल जो होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इनिशियली जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, बैटरी नहीं कनेक्ट की थी, तो जीरो था टाउ, तो इससे v d क्या निकल कर आया? a टाउ निकल कर आया कि नहीं निकल कर आया? a टाउ। एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये समझ गए? वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। डायरेक्टली अब आप समझ गए, लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब आते हैं, इससे मोबिलिटी पे स्विच करते हैं कि मोबिलिटी कैसे करेंगे। ये समझ गए? मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब ये डिस्टेंस, जैसे x1 ली, इसको x2 ली, इन दोनों का मीन कैलकुलेट कर लो तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। और कितना टाइम इस पीरियड में, टाइम अगर आप τ1 ले लो, इसमें τ2 ले लो, तो इसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। ओके, ये फिगर समझ गए? अब हमने जो पहले ड्रॉ किया था फिर से उसी को ड्रॉ करेंगे, उस फिगर को रब कर दे इसको, कि ये चार्ज है और इसकी डायरेक्शन ये अलाइन हो गए, ये अलाइन क्यों हो गए? अलाइन मीन्स एक सेम डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फोर्स आया, कूलॉम फोर्स आया, जिससे एक्सेलरेशन आया F/m, और यहाँ पे हमने F की वैल्यू E, ये चार्ज है, चार्ज ऑन वन कूलम, मतलब आप इसको कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E/m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, सो E/m। अब इस A को हम यहाँ पे पुट कर दें, इस A को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ, अब आप समझ गए हो तो हम इसको यहाँ से हटा दें। क्या हो गया? v ड्रिफ्ट E/m टाउ हो गया, E/m टाउ। ओके, तो अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? E τ/m E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये जो टर्म है, इस टर्म को बोला जाता है मोबिलिटी। क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टर्म E τ/m, ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम टाउ को लिख दें, आप कंफ्यूज ना होना, इट इज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, Vd इज इक्वल टू म्यू E इंटू E। सो मोबिलिटी क्या निकल कर, एक ये आप रिलेशन लिख सकते हो, या लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट या लॉन्ग में आता पूरा डेरिवेशन, ये फिगर, और इस तरीके से आप डिराइव करके करना होता है, ठीक है। बुक में जाओगे तो समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, ये बात हम आपको बता दें, ठीक है। Vd इज इक्वल टू म्यू E, तो मोबिलिटी वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है या MCQs में पूछा जाएगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रेशियो ऑफ Vd अपॉन E। बात समझ गए? ये वेलोसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन अब आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? Vd अपॉन E, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यूटन से, ये न्यूटन पर कूलम
सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। म्यू ई इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ये हो गया मोबिलिटी, इट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ये रिलेशन निकल कर आया कि नहीं आया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने रिलेशन हो गए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई ई, एंड या फिर म्यू इज द रेशियो ऑफ वी डी अपॉन ई, और एक ये भी रिलेशन ही है। ये क्या है, रिलेशन है, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ओके। ये कैसे आया है, कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अब करंट को हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में लाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए समझते हैं। इतना समझ गए, इसको रफ करते हैं और करंट रिलेशन में एक साइड लिख दें जिससे समझ में आ जाए आपको, रफ कर दें। आप समझ गए, नोट करते चलना, मतलब आप साइड में नोट कर लेना जितने भी रिलेशन निकल कर आए। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसी फिगर से देखेंगे हम, इसे समझते हैं। देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर लिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया हमने, ठीक है। इससे आई करंट पास हो रहा, ठीक है, आई करंट जा रहा। तो इसमें जो नंबर एन हमने कंसीडर किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन टर्म लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये जो कंडक्टर का वॉल्यूम है, इसके पर यूनिट 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एन आया। तो टोटल वॉल्यूम कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को जो पास कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, या पासिंग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, दोनों सेम है। इसको कितना, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यही होगा। तो एन, इसको जो हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू, क्या हो जाएगा, एन इंटू एरिया, मतलब एक तरीके से डिस्चार्ज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एन ए इंटू वी डी, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से, मतलब टोटल वॉल्यूम इतना कवर कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में क्रॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर रहा होगा, अब यहां से हम टोटल चार्ज निकालें, तो टोटल चार्ज पास्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कितना टोटल चार्ज जा रहा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ई हमने लिया, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख दें, आप कंफ्यूज ना होना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इस ई कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, इसको हमने लिखा क्यू, क्या लिखा, क्यू। तो कितना पास हो रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू उस पर चार्ज कितना है, मतलब ये टर्म इंटू ई, एन ए वी डी इंटू ई, इतना चार्ज पास हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, एन ए वी डी इंटू ई, ठीक है। तो टोटल करंट कितना पास हो रहा होगा, करंट क्या होता है, आई अपॉन और इंटू टी, टी टाइम में कितना पास हो रहा होगा, टी टाइम में टोटल चार्ज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड अगर हम लिख दें तो ये टी क्या हो जाएगा, 1, टी क्या हो जाएगा, 1। तो करंट कितना पास हो रहा होगा, करंट हम जानते हैं क्या होता है, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, होता है कि नहीं होता है, और टी हमने ले लिया 1 सेकेंड, क्या ले लिया है, 1 सेकेंड फॉर यूनिट टाइम।
I इज इक्वल टू क्यू के क्या हो जाएगा NEAVD। सो ये रिलेशन निकल कर आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू NEAVD। NEAVD सारे रिलेशन अगर हम एक समरी बनाए उसकी तो आप देख सकते हो, पहला रिलेशन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी था, दूसरा रिलेशन J इज इक्वल टू आई बाय ए है, तीसरा रिलेशन VD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम, और फिर रिलेशन आया था VD इज इक्वल टू म्यू नॉट ई या ई टाउ बाय ए एम ए लिख दिया मैंने इसको एम, ओके। म्यू नॉट इसी से आया था VD बाय ई, ठीक है। तो ये देखो सारे रिलेशन हम समराइज कर रहे हैं एक जगह पे, ठीक है। तो I का रिलेशन हम निकल कर आया, क्या निकल कर आया NEAVD इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। अब देखो करंट डेंसिटी निकालते हैं, करंट आ गया, अब करंट डेंसिटी निकालते हैं हम। करंट डेंसिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, मतलब J क्या होता है I अपॉन A होता है, I का पता चल गया। अब अगर आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करेक्शन है निकालना है, तो पहले हमें करंट का निकालना पड़ेगा, तो अभी हम करंट डेंसिटी तक जा सकते हैं। तो यहां तक तो हमें आना पड़ेगा, और ये एक बहुत पेट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में I क्या निकल कर आया NEAVD अपॉन A कैंसिल हो गया, तो J का रिलेशन क्या निकल कर आया NEVD। सो आप यहां से रख सकते हो जो करंट डेंसिटी का रिलेशन है वो NEVD है कि नहीं है NEVD। अब करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ लिख दें। देखो Q इज चार्ज, T इज टाइम, A इज एरिया, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सब कुछ लिख दें, Q इज चार्ज, T इज टाइम, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, is electric field, mu naught is mobility of electron, mu naught E है, ठीक है, mu E है, mu naught नहीं है, ठीक है। तो J NEVD आ गया। अब हम J को इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो और J भी आ जाए तो कैसे करेंगे उसको। VD के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, J अपॉन NE रख सकते हैं। यहां से VD क्या निकल कर आएगा J अपॉन NE निकल कर आएगा, और एक रिलेशन आप देख रहे हो म्यू इज VD अपॉन E, तो VD के प्लेस पे इसको रख दें तो J अपॉन NE E। ये क्या आ गया, मोबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। म्यू इज व्हाट, एक रिलेशन ये निकल कर आया J अपॉन NEE, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, किस तरीके से कनेक्टेड हैं। बट जब हम इनको एक साथ देखते हैं तो हमारे लिए कैओस कंफ्यूजन आ जाता है माइंड में कि कैसे, मतलब किसमें NEAVD ये कैसे, तो उसको हमने एक चेन में पहले करंट डेंसिटी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने मोबिलिटी निकाला, फिर मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ, करंट आ गया तो करंट डेंसिटी आ गया, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड सारे रिलेशन आ गए। अब शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी का रिलेशन बताइए, या करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताइए, या करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताइए, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताइए। तो अब आप कितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही, बट उसका आंसर एक है,
ठीक है, उसका आंसर 1 है। बस इस सिस्टमैटिक वे में आप चले जाइएगा, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल भी आ सकता है ये डाटा देके, और डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। ओके, तो ये हो गया, जितना भी रिलेशन था सब कुछ निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी, ये मैंने एक साइड लिख रखा है, रेजिस्टेंस का भी रिलेशन है, उसको समझते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आते हैं हम। आई होप आप सब लोग ये समझ गए होंगे। और कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो हम उसको आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देख लिया, मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर कोई सीरियसली वीडियोस को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट में जाके। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी, बट कुछ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो आप कमेंट में जाकर बोल सकते हो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो उसको हम जरूर बनाएंगे उस पर। ठीक है, वर्क करेंगे। ये काम किसके लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और अपने लिए, ऑब्वियस सी बात है, अपने लिए भी कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है छिपाने वाली बात, अपने लिए भी है, बट ज्यादा पोर्शन आपके लिए वर्क हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि क्या, मतलब क्या और रह गया, क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम और एनर्जी से आपके साथ काम कर सकें। ओके, सो अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस की कई फॉर्म्स हैं, रेजिस्टेंस की कई फॉर्म्स हैं। रेजिस्टेंस पे आते हैं, ये तो हमने एक रिलेशन देख लिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है और कितनी फॉर्म्स हैं, कितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक पूरे वीडियो में, मतलब एक कहते हैं कि नहीं, एक बार में उसको समझ लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो रेजिस्टेंस के जितने भी रिलेशन हैं हम वो सारे लिख रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात आती है तो रेजिस्टेंस में सबसे पहले आता है ओम्स लॉ, ओमिक रेजिस्टेंस, या ओम्स लॉ बोलिए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, या फिर आप ओमिक रेजिस्टेंस बोलिए, ओमिक रेजिस्टेंस बोलिए। ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे ओमिक रेजिस्टेंस होता है, और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, या नॉन ओमिक ही बोलिए, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशन, टीवीटी का रिलेशन। फिर एक पार्ट आता है कौन सा, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन। देख लो, देखो इससे आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत आता है। ठीक है, और हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आता है, इससे भी आपको मिलेगा, इससे एमसीक्यू मिलेगा, इससे न्यूमेरिकल मिलेगा, इससे न्यूमेरिकल मिल सकता है। मतलब रेजिस्टेंस की इतनी फॉर्म है, इतने तरीके से रेजिस्टेंस को स्टडी करना है, और आपको हर एक से एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, तो वो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन बीच में डाल देते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता कुछ आया ही नहीं। ओके, सो रेजिस्टेंस की कितनी फॉर्म्स हमें पढ़नी, एक तो उसका ओम्स लॉ वाला क्या रूप है। ठीक है, फिर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशन, और रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन। ठीक है, आते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, सेक्शन डिवाइड कर दिया। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर क्या होता है, वी रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यहां पे वी वोल्टेज है, वी क्या है, वोल्टेज, वे इज व्हाट, इट इज वोल्टेज। एट लो टेम्परेचर रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट, इज
कांस्टेंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज व्हाट, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट रेशियो आता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बात समझ गए आप, रेजिस्टेंस। ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, एट लो टेम्परेचर रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन अब आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से। याद करने की हम बात नहीं करते, आप डिराइव कर लो। आपको V का पता होगा, I का पता होगा, रख के डिराइव कर लो। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया। अब ये रिलेशन VI, सबके VI कर्व भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये जनरली कौन फॉलो करता है, मेटल्स। किसके लिए फॉलो होता है, मेटल्स। जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए ये रिलेशन फॉलो करता है, बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर, नॉट एट हाई टेम्परेचर। तो उस केस में ये ओम्स लॉ फॉलो होता है। और VI कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे I है, यहाँ पे V है। पहले कोऑर्डिनेट समझो, Y एक्सिस I को रिप्रेजेंट करता है, X एक्सिस V को, और आप देख रहे हो ये स्ट्रेट करवाता है क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V अपॉन I, और इसका जो स्लोप है इट इज I, ये V, इसका स्लोप क्या होगा, I अपॉन V। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू 1 बाय स्लोप। ठीक, ये रिलेशन समझ गए। ये सारे एमसीक्यूज में आते हैं और बहुत से क्वेश्चन इस पे आते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये रिलेशन देख लें हम। ठीक है, ये आप नोट कर लेना है कॉपी में, फिर इस पे जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ओम्स लॉ एट लो टेम्परेचर VI इज कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है। ओके, अब आते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ नॉट फॉलो इट। ठीक है, ओम्स लॉ जहां फॉलो ना हो वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में आते हैं, जैसे कि फॉर सेमीकंडक्टर और अदर्स एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक एट हाई टेम्परेचर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, ये पॉइंट आप याद रखना, एट हाई टेम्परेचर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मिलेगा हमको। ओके, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से आती। ठीक है, ये I है, ये V है, इस तरीके से कर्व आता है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का ये कर्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या होता है, फॉर सेमीकंडक्टर, ये काफी पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए ये कर्व कैसा आता है, इस तरीके से। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के लिए है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। ठीक है, ये करवाता है, ये I है, ये V है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, एक टर्म आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस ये हो या ये हो। ठीक है, फॉर नॉन ओमिक के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया जाता है, ये होता है R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। क्योंकि आप देख रहे हो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इस वजह से ये कर्व मिल रहा है। ये कर्व के नेचर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नजर में रखना, MCQ में छपा मिलेगा। अब जैसे कि इससे कैसे क्वेश्चन आता है उसको अभी हम कुछ टाइम निकाल कर आपको बताएंगे। ठीक है, डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आता है। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस के फॉर्म्स देख रहे हैं। तो ये समझ में आया, ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, नॉन ओमिक में क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, V अपॉन I इज नॉट कांस्टेंट, ये वेरी करता है। मींस रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है, तभी उसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो इसका एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, रो इज रेजिस्टिविटी, बाकी आप सब समझते हो, समझदार हो। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करती है। हर मटेरियल की एक फिक्स रेजिस्टिविटी या फिक्स्ड वैल्यू होती है एट गिवन टेम्परेचर। ओके, सो रेजिस्टिविटी
इसको बोलते हैं, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ये रिलेशन है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, वो क्या है। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये रिलेशन होता है फॉर व्हाट, ये मेटल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, मेटल्स या कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इससे ये निकल कर आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और इसका कर्व क्या मिलकर आएगा, अगर ये आप रेजिस्टेंस ले लो, ये टेम्परेचर ले लो, ये कर्व इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो, ये कर्व निकल कर आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आर नॉट होगी, तो रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ये कर्व निकल कर आएगा। ये सारे प्लॉट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये बात समझ में आई। तो देखो रेजिस्टेंस के कितनी फॉर्म, एक ओम्स लॉ से V अपॉन I इज इक्वल टू R, जिसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, और उसमें VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो देख लो। ओम्स लॉ में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से। ठीक है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशन ये होता है, इट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, ये गिवन है। ठीक है, फॉर सेमी कंडक्टर, अब टेम्परेचर के केस में क्या होता है, फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए आप देखोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। ओके, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इन द सेम मैनर रेजिस्टिविटी का भी होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज अ टर्म। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और ऑलमोस्ट आपको नेचर सेम मिलेगा। तो इतनी फॉर्म्स आपने देख ली रेजिस्टेंस की, इन सबसे क्वेश्चन आता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये अब आप एक चार्ट में सारा रेजिस्टेंस का जितना किया कराया है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सर्किट वाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आप देख चुके हो। ठीक है, सीरीज में कैसे लेते हैं, पैरेलल में कैसे लेते हैं वो समझते हो, बट ये एक ऐसा पार्ट है जिसको करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब आप एक चार्ट में इसको ऐसे लिख करके एक व्यू में पूरा रेजिस्टेंस क्लियर कर सकते हो। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये फॉर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, रिलेशन इन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर रिलेशन। ठीक, कंडक्टर के लिए ये रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया है, नोट कर लिया। आप क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आओ, तो पहले इस पे आते हैं, एक एक पार्ट हम रफ कर रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अच्छे से पढ़ें और अच्छा एग्ज़ाम दें आप सब लोग, यही आशा है हमारी और प्रे है। तो ओम्स लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल पूछता है, जैसे एमसीक्यूज की बात करें, एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट में आपको एक ग्राफ दे देगा, IV या VI कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, जिसमें I Y एक्सिस, V X एक्सिस। फिर इसमें आपसे पूछेगा ये दो कर्व दे दिए, ठीक है, इस तरीके से। ये कहेगा कंडक्टर A है, A कंडक्टर, ये B कंडक्टर। तो अब आपसे इसमें पूछेगा कि बताइए कि किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मतलब कंडक्टर A और B में बताना है किसका रेजिस्टेंस किससे ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी की बात करेगा। तो कैसे पता करेंगे, देखो हम इसको यहाँ पे लाएं, यहाँ पे वोल्टेज आप ले लो VB और ये VA ले लो, ठीक है।
और ये आई बी ले लो आप, ये आई ए ले लो, ठीक है। तो कैसे बताएंगे? एक तो हम स्लोप से बता सकते हैं। कैसे बता सकते? स्लोप से। रेजिस्टेंस क्या बताता है? स्लोप में जाने से पहले एक जो डायरेक्ट मेथड उसको समझते हैं कि देख रहे हैं कि जो VA है, VA इज ग्रेटर देन VB है कि नहीं है? आप बता सकते हो VA इज ग्रेटर देन VB, बट जो IA है वो लेस देन IB है कि नहीं? IA इज लेस देन IB। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस पे आइए, ये क्या होता है? V अपॉन I होता है कि नहीं होता है? तो RA की बात जब आएगी तो ये क्या हो जाएगा? VA अपॉन IA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? VA अपॉन IA, और RB क्या हो जाएगा? VB अपॉन IB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बट आप देख रहे हो VA इज ग्रेटर देन VB, ठीक है, ये तो स्लो फॉर्म हो गया। बट आप देख रहे हो कि जब हाई वोल्टेज दे रहे हैं तब इसमें करंट IA मिल रही है जो कि IB लो वोल्टेज पे उससे ज्यादा करंट मिल रही है, तो आप ये कह सकते हो कि जो ये हाई वोल्टेज पे हमें B से कम करंट मिल रहा है, मतलब ये ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो उसमें कम करंट फ्लो कर रही है एट हाई वोल्टेज। बट उससे ज्यादा करंट लो वोल्टेज में फ्लो कर रही है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, या उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि RA जो है RB से ज्यादा है, ठीक, RA RB से ज्यादा है, ठीक है। अगर RA ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है रो A ग्रेटर देन रो B हो जाएगा, ठीक। रेजिस्टिविटी ज्यादा है तभी तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक ये आ सकता है। अब स्लोप फॉर्म में कैसे बता सकते हो कि इसका स्लोप θ1 ले लो, इसको आप θ2 ले लो, तो आप देख रहे हो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, आप देख रहे हो। और स्लोप क्या होता है? tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, यही तो स्लोप होगा। और रेजिस्टेंस क्या निकल कर आया है? 1 अपॉन स्लोप। रेजिस्टेंस इज 1 बाई स्लोप। अब हम यहाँ θA ले लें, इसको θB ले लें, क्योंकि कंडक्टर A के लिए A, B के लिए B, तो θB इज ग्रेटर देन θA, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। θB का ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इससे कम हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, बात समझ रहे हो? इस तरीके से बहुत से आप देखोगे प्रीवियस ईयर में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूछे जा चुके हैं और पूछेगा ही, MCQs के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो एक ये हो गया ओम्स लॉ पे, ठीक है। अब नॉन ओमिक का समझते हैं हम लोग। नॉन ओमिक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा? नॉन ओमिक में एक आप देख लेना, एक कर्व आपको मिलेगा, IV कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए होता है, किसके? गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये कर्व होता है, ऐसे ही छपा होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो ये सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर का भी हम कर्व देख के आए। IV कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? इस तरीके से होती है कि नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा कि मान लो ये इस तरीके से दिया है, ये तो गैलियम आर्सेनाइड का कर्व है, ये टर्म दे देंगे या फिर कर्व दे के पूछ लेंगे, ठीक है। इसमें अब पॉइंट्स में डिवाइड किया, O A B C। अब आपसे पूछेगा बताइए कि रेजिस्टेंस निगेटिव कहां पर है, रेजिस्टेंस किस पोर्शन के लिए नेगेटिव है। फॉर ए बी ऑप्शन ए देगा रेजिस्टेंस, जैसे क्वेश्चन दिया कि रेजिस्टेंस विल बी नेगेटिव फॉर ऑप्शन ए फॉर पोर्शन फॉर पार्ट ए बी, पार्ट ओ ए हम ऑप्शन डाल दें, फिर पार्ट बी सी एंड डी कोई नहीं होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस। तो कैसे बताएंगे? तो हमें पता है कि IV कैरेक्टरिस्टिक में जो स्लोप निकालते हैं वो
रेजिस्टेंस देता है, तो इस केस में जब आप इस पे टेंजेंट डालोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, देख रहे हो, इस पे डालोगे तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, बट जब आप ये पोर्शन लोगे तो इसमें स्लोप टेंजेंट जाएगी और ये 90 डिग्री से ज्यादा है, tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस में आता है, तो स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो स्लोप पोर्शन किसके लिए निगेटिव है, ये जो उतर रहा है, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड है, इस पोर्शन के लिए रेजिस्टेंस निगेटिव होगा, तो पार्ट बीसी के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आई, ठीक है, वेरी गुड। ये थे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं जो उसका तीसरा फॉर्म है उसको देखते हैं। तीसरा फॉर्म जो उसका है उसको देखते हैं। तीसरा वाला फॉर्म क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको दे देगा कि जैसे दो कंडक्टर है, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, कॉपर है एल्यूमिनियम है, और कहा गया कि दोनों का हमने रेजिस्टेंस सेम रखा और लेंथ सेम रखी। इसको क्या रखा, सेम रखा, ठीक है। अब बताइए कि उसकी कौन सा वायर थिक होगा, थिक मतलब एरिया, थिक क्रॉस सेक्शनल। अगर आप वायर ले रहे हो तो थिकनेस की बात कहाँ से आएगी, एरिया ही से तो आएगी। तो एरिया किसका ज्यादा होगा या थिकनेस किसकी ज्यादा होगी, कौन सा वायर थिक होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस रिलेशन से निकालेंगे। कैसे, रो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, सो R बाई एल इज इक्वल टू रो अपॉन ए हो गया। इसमें रो एल कांस्टेंट कर दिया है, मतलब रो अपॉन ए कांस्टेंट हो गया है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया है, ठीक है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो वायर ज्यादा मोटा होगा या थिक होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की ज्यादा होती कॉपर से, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है, तो कौन सा वायर थिक होगा, एल्यूमिनियम का जो थिकनेस है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज्यादा होगा, मतलब थिकनेस को T से दिखाएं तो ये कॉपर से ज्यादा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें हमने आपसे कहा था कि ये दो सेम है, जरूरी नहीं ये दो सेम हो, हम थिकनेस सेम कर दें और लेंथ बता दें कि RA सेम है, उस केस में क्या होगा, RA सेम होगा तो कौन सा वायर लेंथी होगा, लंबा वायर लिया जाएगा, लॉन्गर। सो फिर आप इसमें रिलेशन निकालोगे तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई लेंथ आएगा। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो उसकी लेंथ कम होगी, जैसे कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, L एल्यूमिनियम विल बी लेस L कॉपर। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये डाटा देके ये डाटा देके ये देके रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस देके ये देके ये देके ये पूछा जा सकता है, ओके। इसको डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, डायामीटर रिड्यूस कर दिया, फिर क्या रेजिस्टेंस में चेंज आया, इस तरीके से भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब जो अगला है, अगला फॉर्मूला उसका रेजिस्टेंस का, तो उससे देखो सीधे सीधे आता है कि एक तो उसका ग्राफ आ जाता है, या तो आप डायरेक्टली रिलेशन है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आपको सारा डाटा गिवन होगा, अल्फा गिवन होगा, डेल्टा टी गिवन होगा, R0 गिवन होगा, टी निकालना होगा, या फिर अल्फा कैलकुलेट करना होगा तो RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगा देना है। अब R के प्लेस पे आपको अगर रेजिस्टिविटी गिवन है तो वो भी ले सकते हो, तो उसको भी रख सकते हो। दो टेम्परेचर होंगे, जिस टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना होगा वो ये है, और जो ये गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, और ये जिस पर कैलकुलेट करना है उस पे रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये थी रेजिस्टेंस की फॉर्म्स, और इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आप जाना, इतना तो आपने लर्न कर लिया, ये डायरेक्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन आप अपनी बुक
भी ओपन करोगे तो अब क्विकली लग जाएगा, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपके ऊपर जो माइंड में प्रेशर था कि कैसे इनको स्टडी करें और कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, तो वो पार्ट हट गया है। आपने बेसिक समझ लिया, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना वो समझ लिया। अब आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि एक एक दो दो क्वेश्चन आप ये जो दो रिलेशन है रो एल अपॉन ए और दिस, इतना कर लेना, और ये जो पूरा डेरिवेशन है सिस्टम से बिल्कुल जैसी चेन बनी थी वैसे कर लेना। जरूर क्वेश्चन आएंगे, इससे कम से कम 5 मार्क्स से ज़्यादा ही आएगा इतने पोर्शन से, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर कर जाएं और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार तो और अच्छा रहेगा, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये टर्म्स आप गलत कर सकते हो। जब तक आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है गलती हो जाए, बट गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको करना है। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना था। अब एक टर्म है जैसे कंडक्टिविटी को के से डिफाइन करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। कुछ एक दो छोटी सी डेफिनेशन होंगी, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, बट आपको अगर दिख जाए तो देख लेना और अच्छे से करके आना, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आना है, कैसे आना है और कैसे चीज़ों को स्टडी करना है उसके साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। सीजन भी चेंज हो रहा है तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है। स्वस्थ रहिए और अच्छे से काम भी करते रहिए, ठीक है। साथ साथ में आप हमें ये भी बताते रहिए कि सर मुझे इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या मेरे लिए मतलब वीडियो बना सकते हैं। बिल्कुल हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं, बट आप हमें बताएं तो, कमेंट करें कि हाँ मतलब जितना सर हो सके इसको इजी से इजी वे में इस टॉपिक को समझा दीजिए, तो मैं उस पर जरूर वर्क करूँगा आपके लिए। आपके लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप लगे रहिए हमारे साथ मिलकर, खुद के साथ खुद पर विश्वास रख के, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।